नमस्कार दोस्तों, मैथवा एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की भी इस क्लास में हम समाकलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो समाकलन के बारे में हम उसके सूत्र या उसके सवालों को हल नहीं करेंगे, वास्तव में हम समाकलन के मूल अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि हम समाकलन करते क्यों हैं। यदि हम किसी फलन का समाकलन करते हैं तो समाकलन करने के बाद उस फलन का वो क्या निकलता है। क्योंकि अधिकांश क्लासों में या स्कूल में जो हम सामान्यतः हम देखें तो कक्षा 11वीं और 12वीं में छात्रों का समाकलन और अवकलन से परिचय होता है। तो परिचय जब होता है उनका, तो परिचय के समय वास्तव में उन्हें समाकलन के मूल अर्थ या अवकलन के मूल अर्थ से तो नहीं बताया जाता, बल्कि उनके सूत्रों को रटा दिया जाता है और उन सूत्रों के माध्यम से सवाल हल कर दिए जाते हैं और जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। और इसी कारण समाकलन और अवकलन के मूल अर्थ पीछे छूट जाते हैं और वो मूल अर्थ समझ में नहीं आते। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समाकलन की ही चर्चा करेंगे। तो समाकलन का मूल अर्थ क्या है, वास्तव में हम समाकलन करते क्यों हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। हम इस वीडियो में समाकलन के पूरे अर्थ को विस्तार से समझेंगे और आप इस वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप कर दिया तो फिर वीडियो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, आपके समाकलन का पूरा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। तो देखते हैं कि समाकलन का मूल अर्थ क्या है। तो समाकलन के मूल अर्थ को समझने के लिए या समाकलन के मतलब को समझने के लिए हम एक उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण साधारण सा दैनिक जीवन का है। उदाहरण ये है कि आप ऐसा मान लो, उदाहरण नंबर पहला आपका ये है कि एक गेहूं है। गेहूं का रेट कितना है, मान लो कि गेहूं का रेट 20 रुपये प्रति किलो है। गेहूं का रेट है 20 रुपये प्रति किलो। क्या है, गेहूं का रेट 20 रुपये प्रति किलो है। तो आपको ये बताना है कि 4 किलो गेहूं का मूल्य क्या है। तो आपको क्या बताना, 4 किलो गेहूं का मूल्य। तो आप 4 किलो गेहूं का मूल्य निकालेंगे, तब 4 केजी गेहूं का मूल्य। तो आप 4 केजी गेहूं का मूल्य निकालेंगे तो देखो 1 किलो गेहूं का मूल्य 20 रुपये किलो है। तो 4 किलो गेहूं का मूल्य निकालना बड़ी आसान सी बात है कि जैसे 1 किलो गेहूं का मूल्य 20 रुपये है, 2 किलो गेहूं का मूल्य 20 + 20 40 रुपये। इसी प्रकार 3 किलो गेहूं का मूल्य 20 + 20 + 20 60 रुपये और 4 किलो गेहूं का मूल्य इसी प्रकार से 80 रुपये निकल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20 में आप 4 का गुणा कर दें। सामान्यतः हम ऐसे ही निकालते हैं कि 20 किलो का 1 किलो गेहूँ का मूल्य है और आपको 4 किलो गेहूँ का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 80 रुपये आपके गेहूं का कुल मूल्य हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि 20 रुपये प्रति केजी गेहूं का मूल्य है तो 4 किलो गेहूं का जो मूल्य रहेगा वो 80 रुपये रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको एक लाइन के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर 4 केजी गेहूँ है, समझ रहे हैं, और यहाँ पर 0 केजी गेहूँ। मतलब ये है कि आपने 0 केजी से स्टार्ट किया और 4 केजी गेहूँ कुल खरीदा। ठीक है, 0 केजी से स्टार्ट किया और 4 किलो गेहूँ कुल खरीदा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 4 किलो गेहूँ खरीदा तो उस 4 किलो गेहूँ में 1 किलो गेहूँ भी शामिल है, 2 किलो गेहूँ भी शामिल है, 3 किलो भी शामिल है और 4 किलो भी शामिल है। इस प्रकार 1 किलो गेहूँ 4 किलो गेहूँ के कुल 4 हिस्से हैं इसमें शामिल। और आप यहाँ पर ध्यान दें कि इस 4 किलो गेहूँ में से प्रत्येक किलो गेहूँ का मूल्य जो है वो 20 केजी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर इसके हम 4 हिस्से करें, 1, 2 और 3, यहाँ पर 1 किलो ये है, 2 किलो ये है, 3 किलो ये है। इस गेहूं का मूल्य 20 रुपये है, इस गेहूं का मूल्य भी आपका 20 रुपये है और इस गेहूं का मूल्य भी आपका 20 रुपये है और इसका भी मूल्य 20 रुपये है और टोटल कुल मिलाकर इनका मूल्य क्या है, 80 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि 0 से लेकर 4 केजी तक प्रत्येक क्षेत्र में मूल्य जो है वो 20-20 रुपये किलो है। मतलब ये है कि जो आपने 4 किलो गेहूं कुल खरीदा होगा उसमें से प्रत्येक दाने का मूल्य जो है, जो 4 किलो गेहूं खरीदा होगा उसका प्रत्येक दाने का मूल्य जो निर्धारित किया गया है वो 20 रुपये प्रति केजी के आधार पर निर्धारित किया गया होगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि 1 किलो गेहूं का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो है, तो 4 किलो गेहूं का मूल्य 80 रुपये प्रति किलो है। और इस प्रकार 4 किलो गेहूं में जितने भी दाने होंगे प्रत्येक दाने का, दाने से मतलब एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। यहाँ पर दाने का मतलब आप सिर्फ छोटे से हिस्से के रूप में समझें कि एक दाने का मूल्य भी 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से निर्धारित किया होगा। इसके बाद हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरे उदाहरण को देखें कि दूसरे उदाहरण में क्या है कि हमने किया क्या है कि गेहूँ अभी भी 4 किलो है लेकिन 3 वैरायटी का गेहूँ। कितनी वैरायटी का गेहूँ? 3 वैरायटी का गेहूँ। तो हम उसे लाइनिंग के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये आपकी 4 किलो की पूरी लाइन है, 4 केजी की ये पूरी लाइन है,
यहाँ 0 किलो से स्टार्ट हुई। तो उस 4 किलो गेहूँ में से जो 1 किलो गेहूँ है उसका मूल्य 23 रुपये प्रति केजी है। 1 किलो जो गेहूँ है यहाँ से यहाँ तक जो 1 किलो गेहूँ हो रहा है उसका मूल्य 23 रुपये प्रति केजी। और उसी 4 किलो में से जो 2 किलो गेहूँ है तो 2 किलो तक यहाँ पर टोटल 3 किलो हो गया, मतलब इन दोनों के बीच 2 किलो गेहूँ है। तो उस 2 किलो गेहूँ का मूल्य 25 रुपये प्रति केजी है। यहाँ पर जो 2 किलो गेहूँ है उसका 25 रुपये प्रति केजी। तो 1 किलो और 2 किलो गेहूँ का मूल्य तो आपको पता चल गया। उसके बाद 1 किलो जो गेहूँ और बचा उसका मूल्य क्या है, 30 रुपये प्रति किलो। उसका मूल्य क्या है, 30 रुपये प्रति किलो। तो इस प्रकार हमने 4 किलो गेहूं को 3 वैरायटियों में डिवाइड कर दिया। एक वैरायटी का मूल्य है 23 रुपये पर केजी, एक का 25 रुपये पर केजी और दूसरी का 30 रुपये पर केजी। तो अब आपको कुल मूल्य बताना है। तो अब आप यहाँ ध्यान दें, तो कुल मूल्य कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि 23 रुपये पर केजी का कितने किलो गेहूँ है, 1 किलो गेहूँ है, तो मतलब इसका मूल्य 23 रुपये होगा, फिक्स है। इसके बाद 25 रुपये पर केजी का 2 किलो गेहूँ है, तो 1 किलो 25 का है, 2 किलो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 गुणा 2 मतलब 50 रुपये का। इसके बाद 30 रुपये पर केजी का जो गेहूँ है वो 1 केजी है, तो इसका मूल्य भी कितना होगा, 30 ही रुपये होगा। इस प्रकार टोटल मूल्य ये है। अब इसको जोड़ें तो 50 और 30 हो गए आपके 80, और 80 और 20 हो जाएंगे 100, और ये 3 103। तो मतलब अब यहाँ पर आपने जो 4 किलो गेहूँ खरीदा है वो 103 रुपये में खरीदा है, ठीक है। आपने 4 किलो गेहूँ खरीदा है वो 103 रुपये में खरीदा। अब इस उदाहरण पे आप इस प्रकार विचार करें कि यहाँ से 0 से 1 केजी तक जो मूल्य है वो निश्चित है। 0 से 1 केजी तक मूल्य क्या है, 23 रुपये। मतलब जो शुरू का आपने 1 किलो गेहूँ खरीदा जिसका मूल्य 23 रुपये पर केजी है, तो उसके प्रत्येक दाने का मतलब उसके जो प्रत्येक छोटे छोटे दाने होंगे उनका मूल्य 23 रुपये के आधार पर लगाया। यहाँ पर ये दाने की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप समाकलन के उदाहरण पर आएंगे तो उसमें हम छोटे छोटे हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप गेहूँ का उदाहरण ही इसलिए लिया है कि हम उसके छोटे हिस्से के रूप में उसके दाने को मान सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 0 से 1 केजी का जो मूल्य है वो 23 रुपये पर केजी है, और यहाँ पर प्रत्येक दाने का जो मूल्य है वो इसी आधार पर लिया गया होगा। जो 1 किलो ये वाला गेहूं खरीदा है उसके प्रत्येक दाने का मूल्य 23 रुपये पर केजी के आधार पर ही लिया होगा। यहाँ पर इसी प्रकार ये 2 किलो गेहूं जो 25 केजी का है, 1 से 3 किलो जब आपने खरीदा तो इसमें प्रत्येक दाने का मूल्य जो 2 किलो गेहूं था उसका मूल्य 25 के आधार पर लिया होगा। इसी प्रकार जो अंत में जो 30 रुपये पर केजी का गेहूँ बचा उसका मूल्य भी आपने प्रत्येक दाने का 30 रुपये पर केजी के आधार पर लिया गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब ये है कि अगर गेहूं का मूल्य निश्चित है, यहाँ 0 से 1 किलो तक अगर गेहूं का मूल्य निश्चित है तो 1 किलो में जितने भी दाने आएंगे या जितने भी छोटे छोटे हिस्से होंगे उन सभी का जो मूल्य रहेगा वो 20 रुपये प्रति केजी के ही अनुपात में ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण आपका थोड़ा अलग टाइप का है। अगले उदाहरण में भी आपको 4 किलो ही गेहूँ खरीदना है, लेकिन 4 किलो गेहूँ का जो रेट है वो एक फलन के द्वारा, एक समीकरण के द्वारा निर्धारित होगा। अब वो कैसे निर्धारित होगा, यहाँ पर आप ध्यान दें कि आप यहाँ पर ध्यान दें कि फलन क्या है। फलन है y बराबर 2x + 3। एक फलन है या एक समीकरण है। इसी समीकरण के आधार पर फलन का मतलब यह होता है कि फलन में 2 चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। उन दोनों के बीच संबंध होता है कि एक चर का मान ज्ञात होने पर दूसरे चर का मान ठीक ठीक पता लगाया जा सकता है। तो सामान्यतः फलन की यही परिभाषा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इस फलन के द्वारा मूल्य निर्धारित होगा किसका, 4 किलो गेहूँ का। तो हम 4 किलो गेहूँ के लिए वही लाइन बना लेते हैं जो अभी तक हम बनाते आए हैं। यहाँ पर आप देखें ये आपकी 4 किलो गेहूँ की लाइन है, ये आपका 4 केजी गेहूँ यहाँ है और यहाँ पर आपका 0 केजी गेहूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये समीकरण मूल्य को कैसे निर्धारित करेगा उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो y आपको दिख रहा है तो y क्या है, प्रति किलो। y क्या है आपका, प्रति किलो या प्रति केजी गेहूँ का मूल्य है। y क्या है, प्रति केजी गेहूँ का मूल्य रुपये में है ना, प्रति केजी गेहूँ का मूल्य रुपये में, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि y 2 चर हैं, एक तो y है और एक x है। तो x क्या है, तो x क्या है, गेहूं की मात्रा है। x क्या है, गेहूं की मात्रा है किलो में, है ना। गेहूं की मात्रा है केजी में। ये दो ही बात को आपको समझना क्या है कि y क्या है, y प्रति किलो गेहूं का मूल्य है और x क्या है, मात्रा है। तो x मात्रा है तो आपको करना क्या है कि आप कितनी मात्रा खरीद रहे हैं उतनी मात्रा x के रूप में आप रख दें इस समीकरण में। तो y का मान आपको प्रति किलो गेहूं का मूल्य दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप, तो अब आपको समीकरण में इस तीसरे उदाहरण में आपको क्या करना है, इस तीसरे उदाहरण में आपको 4 किलो गेहूं का रेट बताना है, ठीक है।
पहले आप इस प्रश्न को भी ध्यान से समझें। क्या दिया है कि y बराबर 2x + 3 आपको दिया है, इसमें y प्रति किलो गेहूं का मूल्य है और x गेहूं की मात्रा है। तो x गेहूं की मात्रा है और ये जो समीकरण दिख रहा है, ये समीकरण प्रति किलो गेहूं के मूल्य को निर्धारित करता है x के अलग अलग मानों पर। तो जैसे हम x के अलग अलग मान लें, जैसे आपने x बराबर 1 लिया, x बराबर आपने 1 किलो ले लिया, x बराबर 1 किलो ले लिया, तो x बराबर 1 आप इस समीकरण में रखेंगे तो 2 एकम 2 और 3, तो 5 रुपये पर केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 रुपये प्रति केजी। और x बराबर आप 2 रखेंगे इसमें 2 केजी, तो 2 दूनी 4 और 3 7 रुपये पर केजी आ जाएगा। अगर x बराबर आप इसमें 3 रखेंगे तो 2 3 6 और 3 9 रुपये पर केजी आ जाएगा। ठीक है। और अगर x बराबर आप 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 3 11 रुपये पर केजी गेहूं का मूल्य हो जाएगा। ठीक है। मतलब x के अलग अलग मानों पर गेहूं का मूल्य बढ़ रहा है और जैसे ही आप गेहूं की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, मूल्य वास्तव में बढ़ता जा रहा है। मतलब ये समीकरण क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा गेहूं खरीदेंगे, गेहूं का मूल्य उस रूप में बढ़ता जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपको 4 किलो गेहूँ का मूल्य निकालना है। तो अब 4 किलो गेहूँ का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो आप हम पिछले उदाहरणों पर देखते हैं। तो देखिए, पिछले उदाहरणों में हमने मूल्य कैसे निकाला था, उसी के आधार पर हम यहाँ भी मूल्य निकालेंगे। तो देखो, पिछले उदाहरण में, जैसे उदाहरण नंबर 2 में हमको 3 वैरायटी का गेहूं दिया था, जिसमें से 0 से 1 किलो तक उसका मूल्य 23 रुपये पर केजी था, और 1 से 3 तक मतलब जो 2 किलो गेहूं था उसका मूल्य 25 रुपये पर केजी था, और जो आखिरी में जो 1 किलो गेहूं बचा था वो 30 रुपये किलो के आधार पर हमने खरीदा था। तो हमने उन दोनों को अलग अलग मूल्य निकाल कर उनको जोड़ दिया, तो हमने कुल मूल्य निकाल लिया। तो यहाँ पर अभी हम यही करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जैसे x बराबर 1 रखा है, तो x बराबर 1 रखने से तात्पर्य क्या है कि ये 1 किलो गेहूँ का मूल्य है? नहीं, ये 1 किलो गेहूं का मूल्य नहीं। x बराबर 2 रखने पर भी x बराबर 2 का मतलब ये नहीं है कि ये 2 किलो गेहूं का मूल्य है। 3 रखने पर भी यही वही मतलब नहीं है, और 4 रखने पर भी 4 किलो गेहूं का मूल्य नहीं निकलता। तो ये x किस का मान देता है, पहले हम वो समझते हैं। तो इन उदाहरणों में हम देखें कि हमने 0 से 4 केजी तक कुल गेहूँ खरीदा, तो हम इसको एक छोटे छोटे हिस्से में रख के इसको हम समझते हैं कि मान लो कि एक गेहूँ के एक दाने का जो वजन है वो 1 ग्राम है। गेहूं के एक दाने का वजन कितना है? 1 ग्राम है। और आपने 4 किलो दाने खरीदे, तो 4 किलो दाने में 4000 ग्राम होते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपने गेहूं के छोटे छोटे जो दाने हैं वो 4000 खरीदे। ठीक है। तो 4000 खरीदे, तो 0 से 1 तक आपने 1000 दाने खरीदे होंगे। 0 से 1 तक आपने 1000 दाने खरीदे होंगे, क्योंकि 1 ग्राम का एक दाना है और 1 किलो में आपके कितने 1000 ग्राम होते। तो 0 से 1 तक आपने 1000 दाने खरीदे होंगे। मतलब 0 से 1 के बीच आपको जो यहाँ पर जो दाने दिख रहे हैं, एक सम्मिलित करना है, तो कुल मिलाकर 1000 दाने आपने खरीदे होंगे। यहाँ पर वो छोटे छोटे, तो यहाँ पर वो छोटे छोटे दाने स्थित होंगे 0 और 1 के बीच, 1000 दाने इसी में सम्मिलित हैं। ठीक है। तो x बराबर 1 रखने से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ जैसे ही आपने x बराबर 1 रखा, इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 रखने से मतलब जो 1 किलो गेहूं है, 1 किलो गेहूं का जो दाना है, मतलब ये कि आपने 0 से 1 के बीच कुल कितने दाने खरीदे? 1000 दाने खरीदे। तो x बराबर मतलब हर एक बिंदु पर एक एक दाना खरीदा है, ऐसा मान लो। तो x बराबर 1 रखने पर आपने x बराबर 1 बिंदु पर जो दाना खरीदा, मतलब 1000 बार जो दाना खरीदा, उस दाने का मूल्य किस आधार पर लगेगा? उस दाने का मूल्य 5 रुपये पर केजी के आधार पर लगेगा। ठीक है। 0 से लेकर 4 तक यह एक लाइन छोटे छोटे बिंदु को प्रदर्शित कर रही है। उन अनंत छोटे छोटे बिंदु, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन हम इसको समझने के लिए इन गेहूं के छोटे छोटे दानों को मान लेते हैं। तो x बराबर 1 रखने का मतलब यह है कि जो x बराबर 1 पे जो मतलब आपने 1000 बार दाना खरीदा, 1 किलो 1000 बार दाना खरीदा, उसका मूल्य 5 रुपये पर केजी के आधार पर लगेगा। ठीक है। जैसे ही आपने x बराबर 2 रखा, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो 2000 बार दाना खरीदा है, उसका मूल्य 7 रुपये पर केजी के आधार पर लगेगा। इसके बाद 2000 दाने से जस्ट पहले की बात करें, तो आपने 1999 बार दाना खरीदा होगा। क्या खरीदा होगा? 1999 बार दाना खरीदा होगा। और 1999 बार दाना खरीदा होगा, तो x बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा? 1999/100, क्योंकि x का मान किलो में है। तो 1999/100 आप रखेंगे, और जो मान आएगा इसमें रखने के बाद, तो उतने रुपए प्रति किलो के आधार पर आपने 1999 बार दाना खरीदा होगा। जैसे ही आपने x बराबर 3 रखा, इसका मतलब यही है कि आपने 3 किलो खरीदा, तो 3000 बार जो दाना खरीदा है उसका मूल्य कितने? 9 रुपये पर केजी के आधार पर लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये लाइन एक इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर, तो प्रत्येक बिंदु से तात्पर्य इस गेहूं के प्रत्येक दाने का मूल्य अलग अलग है।
मतलब एक जैसा मूल्य नहीं हो रहा। इसी के साथ हम इन उदाहरण पर देखते हैं कि यहाँ पर 0 से 1 किलो तक प्रत्येक दाने का मूल्य 23 रुपये पर केजी था, लेकिन यहाँ पर 0 से 1 तक प्रत्येक दाने का मूल्य 5 रुपये पर केजी नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक दाने का मूल्य अलग अलग है। अब समस्या ये हो गई कि अब हम इस गेहूं का कुल मूल्य कैसे निकालें। तो इस गेहूं के कुल मूल्य निकालने का तरीका ये है कि आपको जो 4000 दाने हैं जो हमने माने हैं, प्रत्येक दाने 1-1 ग्राम का है, उन दानों का मूल्य निकालें, अलग अलग 4000 दानों का अलग अलग मूल्य निकालें और उस मूल्य को आपस में जोड़ दें तो आप 4 किलो गेहूं का मूल्य निकाल सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि गेहूं 4 किलो गेहूं में हमने 4000 दाने माने हैं, वैसे 4 किलो गेहूं में 4000 दानों से अधिक होते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 किलो गेहूं में अनंत दाने हो सकते हैं, और प्रत्येक दाने का मूल्य निकालना और फिर उनको जोड़ना बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और लगभग असंभव जैसा हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम समाकलन के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर किसी यहाँ पर गेहूं का मूल्य बदल रहा है प्रत्येक बिंदु पर और कुल मूल्य निकालना चाहते हैं हम, तो हम समाकलन के माध्यम से उस मूल्य को निकाल सकते हैं। और समाकलन के माध्यम से हम निकालेंगे कैसे मूल्य, वही तरीका, प्रत्येक दाने का मूल्य निकालेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। तो आइए हम समाकलन के माध्यम से इस 4 किलो गेहूं का मूल्य निकालते हैं, और वो कैसे निकालेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ अभी बने रहें। अभी हम समाकलन के माध्यम से इस 4 किलो गेहूं का मूल्य निकाल कर बताएंगे। तो देखिए हम 4 किलो गेहूं का मूल्य किस प्रकार समाकलन के माध्यम से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ये 2 उदाहरण दिए हैं जिन पर हमने पहले चर्चा की थी। तो इसमें क्या था कि हमको वो क्षेत्र मिल रहा था जिस क्षेत्र में गेहूं का मूल्य समान था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गेहूं का मूल्य समान हो। यहाँ पर कण कण में गेहूं का मूल्य बदल रहा है, यहाँ पर दाने दाने का मूल्य अलग है। तो हम उस क्षेत्र को कैसे निकालें जिसमें मूल्य समान है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि x बराबर 0 आपको दिख रहा है, ठीक है, x बराबर 0 आपको दिख रहा है। यहाँ से ये x बराबर आपका 0 है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु h है। एक बिंदु क्या है, h है। मतलब x बराबर 0 और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु h है। एक बिंदु h का मतलब ये है कि इससे कुछ दूरी पर हमने h किलो गेहूं खरीदा। कितना गेहूं खरीदा, h किलो गेहूं खरीदा। तो h किलो गेहूं खरीदा तो h किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा वो हम इसके आधार पर निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वास्तव में कितनी है, h किलो, h है, क्या है, h। यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप में हमने 2h किलो गेहूं खरीदा, मतलब x बराबर 2h रखना पड़ेगा, फिर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी h ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप में हमने 3h किलो गेहूं खरीदा, फिर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी h रहेगी, मतलब यहाँ पर जो गेहूं का जो रेट रहेगा वो h किलो गेहूं का रहेगा। इस प्रकार हमने यहाँ तक n हिस्से कर लिए और x बराबर n वा हिस्सा क्या है, NH, x बराबर NH। यहाँ पर 1 2 3 और इस प्रकार n वा हिस्से में x का मान क्या है, x बराबर NH, ठीक है। और x बराबर NH ही क्या है, x बराबर 4 है। मतलब x बराबर NH, मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप NH की जगह 4 रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो x बराबर 4 ही है। तो यहाँ पर हमने x बराबर h किलो गेहूं खरीदा, फिर उसके बाद 2h किलो गेहूं खरीदा, फिर उसके बाद 3h किलो गेहूं खरीदा। यहाँ पर h क्या है, तो h एक बहुत छोटी संख्या है जिसको हम 0 के बराबर ही मान सकते हैं। मतलब 0 के बराबर तो नहीं, लेकिन 0 के बहुत निकट है, 0 से बहुत बड़ी नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, बस लगभग 0 ही है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो h ऐसी संख्या हमने मान ली। या हम ये कहते हैं कि h हमने क्या माना है कि एक दाना है गेहूं का, h क्या है, एक दाना है जिसका वजन क्या है, h ग्राम है, क्या है, h ग्राम है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने h ग्राम खरीदा। यहाँ इस प्रकार आप यहाँ पर समझें कि 0 से 1 किलो, तो 1 किलो खरीदा तो 23 रुपये पर केजी के हिसाब से मूल्य लगा। लेकिन यहाँ से 0 से आपने h किलो खरीदा तो यहाँ पर जो मूल्य लगेगा वो क्या लगेगा, समान लगेगा। क्या मान लेते हैं, समान लगेगा, क्योंकि h का मान बहुत छोटा है। h का मान कितना छोटा है, या ऐसा मान लें कि ये एक दाना है और इस दाने का मूल्य तो पूरे दाने में जो जितना भी परमाणु या अणु रहेंगे उनका मूल्य तो समान रहेगा। तो हमने 0 से h तक एक दाना मान लिया है, और h का मान कितना छोटा है वो आपको आखिरी में समझ ही जाएगा। तो अगर h का मान छोटा होगा तो इन जो हमने टुकड़े करे हैं x बराबर 0 से x बराबर 4 तक, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अगर x का मान लगभग 0 हो जाएगा तो इन टुकड़ों की संख्या लगभग अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है, आप ध्यान रखें। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों का हम मूल्य निकालते हैं, मूल्य,
और उसको जोड़ेंगे और उन टुकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर x बराबर 4 बन जाएगा और उनको आपस में जोड़कर हम 4 किलो गेहूं का मूल्य निकालेंगे। और उस मूल्य को निकालने की जो प्रक्रिया रहेगी वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समाकलन कहलाएगी। तो आइए हम मूल्य निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर 4 मतलब कुल क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पर कुल मूल्य निकालना है आपको। क्या निकालना है? कुल मूल्य। अब कुल मूल्य कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य पता चल जाए और गेहूं की मात्रा पता चल जाए तो हम उन दोनों का गुणा करके मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 0 से h तक उसने h किलोग्राम गेहूं खरीदा, तो x की जगह आपको h रखना पड़ेगा, x की जगह h रखना पड़ेगा। तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा प्रति केजी 2h और +3 प्रति केजी मूल्य ये हो जाएगा। लेकिन खरीदा कितना है, h ग्राम खरीदा, तो ये h ग्राम, तो ये तो प्रति केजी मूल्य की मात्रा और ये h किलो की मात्रा, h किलो मानेंगे उसको, है ना, क्योंकि सब बातें किलो में हो रही। तो 2h + 3 ये आपके पहले हिस्से का मूल्य हो गया। इसके बाद हम दूसरा हिस्सा लेते हैं, तो दूसरे हिस्से तक उसने कुल 2h गेहूं खरीदा। कितना खरीदा? 2h किलो गेहूं खरीदा, मतलब x का मान आपको 2h रखना पड़ेगा। तो x का मान 2h रखेंगे तो आप प्रति किलो गेहूं का मूल्य निकाल लेंगे। तो x की जगह आपने 2h रखा तो 4h हो जाएगा, x की जगह 2h रखेंगे और +3, तो ये प्रति किलो गेहूं का मूल्य निकल गया। लेकिन अभी भी आपने कितना ही गेहूं खरीदा, h ग्राम हिस्सा h खरीदा, तो यहाँ पर भी h आएगा। ठीक है, तो ये बातें आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या मान लिया, इस लाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। जिस प्रकार हमने इस लाइन में जो छोटे छोटे टुकड़ों को मूल्य निकालकर उसको जोड़ा था, उसी प्रकार हम इन छोटे छोटे टुकड़ों का मूल्य निकालकर उसको आपस में जोड़ेंगे। अब ठीक है, और x का मान इस लाइन के आधार पर रखेगा। जैसे x बराबर यहाँ पर h ग्राम खरीदा तो x की जगह h रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक आपने 2h खरीदा तो x की जगह 2h रखेंगे। लेकिन जो मूल्य है वो h से 2h के बीच h ग्राम का ही है। ठीक है, अब इसके बाद h की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3h। तो 3h रखेंगे तो ये 6h हो जाएगा, ये आपका 6h हो गया और +3, तो ये किसका मूल्य हो गया, यहाँ पर जो मूल्य है वो ये इस वाले हिस्से का मूल्य क्या है, 6h + 3, और इस वाले हिस्से में आपने कुल कितना खरीदा, h किलो गेहूं खरीदा। ठीक है, तो h बहुत छोटी सी मात्रा। तो इस प्रकार आप मूल्य निकालते जाएंगे डैश 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 और आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे, x बराबर NH। तो आप x बराबर NH रखें, यहाँ पर भी एक हिस्सा होगा, इन दोनों के बीच की दूरी भी h होगी, और यहाँ पर हिस्सा क्या होगा, उसका मान x बराबर n-1h। ठीक है, तो ये बात आप समझें। अब इसके बाद हम ध्यान दें कि x बराबर आपने NH रखा तो 2NH + 3 मूल्य हो गया। क्या हो गया, 2NH + 3 इसका मूल्य हो गया, और यहाँ पर भी आपने h ग्राम ही गेहूं खरीदा। अब हमने जो छोटे छोटे दाने हमने माने थे जो कि h ग्राम या h किलो के थे, यहाँ पर किलो पर, ये आपका फलन किलो पर ही दिया तो हम किलो ही बोलेंगे, कि h किलो के जो छोटे छोटे दाने थे वो हमने माने, उन सभी का अलग अलग मूल्य निकाल लिया और उस मूल्य को हमने आपस में जोड़कर इस समीकरण के रूप में लिख लिया। अब इस समीकरण को आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वही 4 किलो गेहूँ का मूल्य होगा, क्योंकि हम x बराबर NH तक जोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दें, अब इसको जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने से पहले आपको कुछ नहीं करना कि जो h दिख रहा है इसमें भी है, इसमें भी है, और n पदों तक h तो है, तो आप h कॉमन ले लीजिए। तो h सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो h आपने कॉमन लिया और यहाँ पर आप बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, h कॉमन लिया। h कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, 2h + 3, 2h 4h + 3 और 6h + 3, और इस प्रकार बचा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 2h 4h 6h, तो यहाँ पर भी तीनों में h है, और यहाँ भी आगे भी h रहेगा, और 2h कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, 2h आ रहा है, यहाँ से 2h कॉमन आ गया, तो 2h आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, 1, और यहाँ पर 2h कॉमन लेंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर 2h कॉमन लेंगे 3 बचेगा, और प्लस डैश 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 कहाँ पदों तक, n पदों तक। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ तक जाएगी, n पदों तक। ठीक है, इस प्रकार आपने 2h 1 + 2 + 3 n पदों तक आपने इसका ये वाला हिस्सा हल कर दिया। पहले तो हमने h कॉमन लिया, और फिर इस 2h 4h 6h और NH तक जितने भी थे वो सबको हमने इस रूप में लिख लिया। अब इसके बाद आपका 3 बचा, तो 3 इस पद में भी है, 3 इस पद में भी, 3 इस पद में भी, और 3 इस प्रकार n पदों तक रहेगा। तो 3 को n बार जोड़ना है तो 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3n। तो ये आपका समीकरण थोड़ा सिंपल रूप में आ चुका है, ये आपका 3n हो गया। और ठीक है, अब इस समीकरण को इस रूप में हमने ले आए। अब आपको आगे क्या करना, अब आपको कुछ नहीं करना। तो आप देखें कि ये अंदर जो सीरीज बन रही है, जो कि प्रथम n संख्याओं के योग
की सीरीज है, या यूं कहें कि यह एक समांतर श्रेणी है जिसका n पदों का योग आपको लिखना है। तो n पदों के योग के सूत्र से हम यहाँ पर इसके योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये h तो आपका बाहर है और ये आपका 2h भी बाहर चल रहा है, अंदर इसमें n पदों वाला सूत्र लगा। तो यह एक समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र आप इसमें लगा के डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी लिखेंगे कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र जो कि समांतर श्रेणी के सूत्र से ही निकला है। तो आप इसको योग निकालने के लिए समांतर श्रेणी आपने पढ़ी होगी, उससे आप योग के सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। मैं इसका सूत्र लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसका n पदों का योग क्या होगा, n+1/2, इसके n पदों के योग का सूत्र ये होगा। तो ये 2h लिख दिया और इसका योग करके हमने ये लिख दिया, और इसके बाद आपका अंत में 3n बचा, तो ये 3n आपका लिख दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसको हमने हल कर लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि n से 2 से तो 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब इसके बाद हम सवाल के ऊपर की तरफ जो लाइन थी उस पर देखेंगे कि यहाँ पर NH बराबर क्या है। NH बराबर तो 4 है। NH बराबर क्या है, 4, क्योंकि NH में जो पार्ट है वो 4 किलो ऊपर ही है, तो NH की जगह आप 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ NH दिख रहा है उसकी जगह आप इसमें 4 रख दीजिए। तो आप NH की जगह यहाँ पर 4 रखेंगे तो कहाँ कहाँ रखाएगा, ये आपका H है, ये हो गया H और N, तो इसकी जगह तो आपको 4 रखना है। और इसके बाद N+1 और +3 और N, और ये 2 से 2 कट गया, वो तो हट गया, और एक H बाहर चल रहा है, इसको आप अभी भूलना नहीं। अब इसके बाद हम इस 4 का अंदर गुणा कर देते हैं, H अभी बाहर रहने दो, 4 का अंदर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4n, और ये इसमें गुणा होगा प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 3n आपका पहले ही से चल रहा है। ठीक है, ये 4n हो गया और ये आपका 3n पहले ही से चल रहा है। तो 4 और 3 तो 7n तो हो ही चुके हैं, तो ये 7n+4 हो गया। H बाहर चल रहा है और ये आपका 7n+4 हो चुका है। ठीक है, अब इसे H का अंदर गुणा कर देंगे। H का जैसे ही अंदर गुणा करेंगे तो 7NH हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, NH, और NH का मान क्या है, 7, 4, तो 7 × 4, और 4 का गुणा H में होगा तो ये आपका 4H है ही, तो ये आपका 4H बचा, और ये 7 × 28। अब आप इसको यहाँ देखें ध्यान से कि हम कहाँ पहुँचे, 7 × 28 + 4H। हमने कुल मूल्य निकाला, उसको हल करके हम कहाँ पहुँच गए कि 7 × 28 प्लस आपका 4H, 7 × 28 + 4H हमारा कुल मूल्य निकल गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, अब समाकलन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें कि वास्तव में समाकलन होता क्या है। हमारा मूल्य क्या आ गया, 28 + 4H। अब हम H पर विचार करते हैं कि वास्तव में H है क्या। तो यहाँ पर ध्यान दें कि H वह छोटा सा टुकड़ा था जिसका मान लगभग 0 ही होने वाला था, लेकिन 0 नहीं है। अगर इसका मान 0 मान लेंगे तो इन टुकड़ों का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा, ये एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं कि H क्या है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिसका जो वैल्यू है वो 0 ही होने वाली है, लेकिन 0 हो नहीं रही, 0 होने वाली है, 0 हो नहीं रही। मतलब 0 और H के बीच जितना अंतर है वो बहुत ही कम अंतर है। 0 और H के बीच बहुत कम अंतर है, तो H का मान बहुत ही कम है। तो H का मान बहुत ही कम है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो निकला है, हमने ये सवाल यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पर एक लाइन आपको यहाँ पर लिखना था, जो मैंने लिख के नहीं बताई, क्योंकि इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपको समाकलन के कॉन्सेप्ट समाकलन के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो आपको दैनिक उदाहरण से समझाना था। लेकिन एक अक्षर यहाँ पर लिखेगा कि आपको लिमिट, आपने लिमिट पढ़ी होगी, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये मैंने जानबूझकर लिख कर नहीं बताई कि लिमिट कहाँ जा रही है, h टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि h बहुत छोटा सा हिस्सा है, और कितना छोटा है कि जितनी कल्पना कर सकें उससे भी ज़्यादा छोटा है। अगर h का मान छोटा है तो इन पार्ट जो छोटे छोटे पार्ट करे हैं, इन पार्टों की संख्या x = 0 से x = 4 तक अनंत हो जाएगी, लगभग इतनी हो जाएगी जिसको हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 आप लिखते जाएंगे, यहाँ पर भी आपका लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि h को हमने बहुत छोटा सा हिस्सा लिया है और हमने हल करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ भी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि h का मान बहुत छोटा है। अगर h का मान बहुत छोटा है
तो 4 गुणित h का मान भी बहुत छोटा होगा। तो इस 4 गुणित h के मान को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, वो नेगलेक्ट कर देंगे, और ये बहुत छोटा है इसलिए इसको हम नहीं अगर 28 में इसको जोड़ेंगे भी तो ये कोई अंतर नहीं डालेगा, क्योंकि 28 में इतना छोटा मान जोड़ेगा तो वो कोई विशेष अंतर नहीं डालेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो जोड़ किया है टोटल समाकलन करके, जो टोटल हमने जोड़ निकाला है उस जोड़ का मान क्या है, 28 है। इसका मतलब ये है कि जो फलन y बराबर 2x + 3 गेहूं के मूल्य को निर्धारित कर रहा था, उस 4 किलो गेहूं का मूल्य क्या है, 28 रुपये है। क्या है, 28 रुपये है। और ये उस गेहूं का मूल्य है जिसके दाने दाने का मूल्य अलग अलग था, और हमने प्रत्येक दाने दाने का मूल्य निकाला है, और उस दाने दाने के मूल्य को जोड़कर हमने 28 रुपये तक पहुँचे हैं। तो आप बात समझ रहे हैं कि समाकलन में क्या होता है। तो समाकलन वास्तव में यही प्रक्रिया है, इसी को समाकलन कहते हैं। लेकिन इसके जो फार्मूले हैं वो फार्मूले इसी प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, और हमको डायरेक्ट फार्मूले मिल जाते हैं, और हम फार्मूलों से उस सवालों के फलन के समाकलन को कर देते हैं। तो आइए हम उस फार्मूले, अब पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि जो 28 रुपये निकला क्या ये सही है कि नहीं। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए आप जो समाकलन की प्रक्रिया लगातार करते रहते हैं, और आप पढ़ाई में सिर्फ वही करते हैं कि इसका समाकलन कैसे करें, इसका सूत्र क्या होता है, तो उन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम इसको चेक करते हैं कि ये 28 सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। तो इस उदाहरण को मैं मिटा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक फलन दिया है y बराबर 2x + 3। अब इस फलन का हम जो सूत्र है उनके माध्यम से समाकलन करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आप देखो इसका समाकलन करेंगे। समाकलन किसका करना है आपको, ये समाकलन का चिन्ह होता है 2x + 3। इससे तो आप बहुत भली भांति परिचित होंगे ना, 2x + 3 और dx, इस प्रकार हम समाकलन करते हैं। अब इसका आपको समाकलन करना है, ठीक है। तो समाकलन करने को कैसे करते हैं, 2x का समाकलन क्या होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा, x² / 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x²। 3 का समाकलन हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा, 3 का समाकलन क्या हो जाएगा, 3x। और इसके बाद हम इसमें क्या जोड़ते थे, c जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे, c जोड़ते थे। तो इस प्रकार हमारा समाकलन निकलता था x² + 3x + c, और हम c अंत में जोड़ते थे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें कि अगर आप निश्चित समाकलन करें, ये तो अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन मतलब उसमें अगर लिमिट रखें तो c की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो हमने 2x + 3x का समाकलन किया तो x² + 3x आया। अब इसमें हम लिमिट रखते हैं। लिमिट क्या रखने हैं कि आपको 0 किलो गेहूं से 4 किलो गेहूं तक का मूल्य ज्ञात करना। तो आप इसमें लिमिट रख दें। लिमिट रखेंगे तो 4 चौके आपके हो जाएंगे 16, और 4 तिया हो जाएगा 12। लिमिट रखना तो आपको आता होगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, माइनस का चिन्ह बीच में लगाते हैं। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका जो समाकलन का जो उत्तर आया है वो क्या आया है, 28 रुपये। यहाँ पर भी क्या आया है, 28 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि समाकलन की वास्तव में पूरी प्रक्रिया तो ये थी कि हमको समाकलन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमको समाकलन की ज़रूरत पड़ी। तो उसी प्रक्रिया को छोटी करके सूत्र रूप में आपके सामने बताया जाता है। तो ये सूत्र कहाँ से आए, यहीं से निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार इस सूत्र से भी हमने ये प्रूव कर दिया कि वास्तव में उस गेहूँ का मूल्य 28 रुपये पर केजी था। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अभी आप अवकलन का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे कि जैसे हमने 2x + 3x का एक समाकलन किया, तो वो समाकलन क्या आया, x² + 3x, एक फलन मान लेते हैं कि ये f(x) है, तो उसका समाकलन कैपिटल F(x) बराबर x² + 3x आया। तो ये क्या है, तो ये वास्तव में इसका समाकलन है। किसका समाकलन है, ये वो आपका फलन दिया उसका समाकलन ये है। तो उसका समाकलन x² + 3x क्या निर्धारित कर रहा है, ये निर्धारित कर रहा है कि अगर आप x जो कि गेहूं की मात्रा है उसको लिमिट के रूप में इसमें रख दें तो गेहूं के कुल मूल्य को वो बता देगा। और अगर इस फलन की बात करें तो ये क्या निर्धारित कर रहा है, तो ये निर्धारित कर रहा है कि जिस गेहूं का ये कुल मूल्य बता रहा है उसके मूल्य का परिवर्तन कौन बता रहा है, ये वाला फलन बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका अवकलन है वो ये है, इसका अवकलन क्या है, ये है, क्योंकि यह प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन बता रहा है मूल्य में, और ये कुल मूल्य को निकालने का लिमिट में तरीका बता रहा है। तो इस प्रकार आप इसी के माध्यम से अवकलन के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा दिमाग में बैठा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समाकलन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए अगर इस वीडियो को अच्छे व्यू या लाइक आते हैं तो मैं अवकलन पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अवकलन के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।